नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम किताब पर बात करने वाले हैं जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। स्टीफन आर कोवी की 7 प्रभावी लोगों की आदतें या द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। हाँ, ये किताब वाकई एक क्लासिक है। हमारे पास इस किताब का एक अच्छा खासा सारांश है और आज कोशिश यही रहेगी कि इसके जो मूल सिद्धांत हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करें और उन 7 आदतों को समझें जो व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन दोनों में एक स्थायी सफलता की नींव रखती हैं। बिल्कुल, और एक खास बात जो इस किताब की है और सारांश में भी ये साफ दिखता है कि ये कोई फटाफट वाले टिप्स या ट्रिक्स नहीं देती। हाँ, वो पर्सनैलिटी एथिक वाली बात। सही, ये बाहरी दिखावा या टेक्निक्स पर नहीं बल्कि अंदरूनी चरित्र मतलब कैरेक्टर एथिक और जो यूनिवर्सल सिद्धांत है उन पर जोर देती है। और कोवी ने इसे समझने के लिए बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर दिया है। 3 हिस्सों में बांटा है इन आदतों को। पहला है स्वतंत्रता, मतलब सेल्फ मास्टरी, खुद पर काबू पाना। दूसरा है परस्पर निर्भरता, यानी दूसरों के साथ मिलकर प्रभावी ढंग से काम करना। हाँ, इंटरडिपेंडेंस। और तीसरा जो शायद इन सबको टिकाए रखता है वो है नवीनीकरण, यानी लगातार सुधार। और ये समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये आदतें सिर्फ जैसे आपने कहा काम निपटाने या प्रोडक्टिविटी बढ़ाने तक सीमित नहीं है। ये उससे कहीं गहरी बात है। ये एक उद्देश्य के साथ, बैलेंस के साथ और मतलब एक मीनिंगफुल जिंदगी जीने का रास्ता दिखाती हैं। सतही बदलाव नहीं बल्कि अंदर से, सोच से, नजरिए से बदलाव लाने पर फोकस है। असली असर अंदर से शुरू होता है। बिल्कुल। तो फिर चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। स्वतंत्रता या सेल्फ मास्टरी की तरफ ले जाने वाली पहली 3 आदतें। पहली आदत है सक्रिय बने, बी प्रोएक्टिव। सुनने में तो काफी सीधा लगता है। हाँ, लगता सीधा है पर इसमें गहराई बहुत है। हाँ, जैसे हम अक्सर कह देते हैं ना, अरे यार किस्मत ही ऐसी है, या मैं क्या कर सकती थी, हालात ही ऐसे थे। कोवी शायद इसी को रिएक्टिव सोच कहते हैं, है ना? बिल्कुल, ये रिएक्टिव भाषा है। सक्रिय होने का मतलब है ये मानना, ये स्वीकार करना कि हमारी जिंदगी की गाड़ी हम चला रहे हैं, हालात नहीं। हमारे फैसले ज्यादा मायने रखते हैं, हमारी परिस्थितियां नहीं। अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर बैठना। लेकिन ये कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल लगता है कई बार। मुश्किल तो है, क्योंकि हमारी आदत होती है बाहरी चीजों पर उंगली उठाने की। मौसम खराब था, बॉस ने ये कह दिया, वो हो गया। यहीं पर कोवे का सिद्धांत काम आता है। वो 2 दायरों की बात करते हैं, चिंता का दायरा, सर्कल ऑफ कंसर्न, और प्रभाव का दायरा, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। अच्छा। हाँ, जो रिएक्टिव लोग हैं वो अपनी सारी एनर्जी चिंता के दायरे में लगाते हैं। वो चीजें जिन पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, दूसरे लोग क्या सोचते हैं। नतीजा फ्रस्ट्रेशन, बेबसी। दूसरी तरफ जो प्रोएक्टिव लोग हैं वो अपनी एनर्जी लगाते हैं प्रभाव के दायरे पर, मतलब वो चीजें जिन्हें वो बदल सकते हैं। जैसे? अपने प्रभाव के दायरे में काम करते हैं ना, हाँ। उनका प्रभाव का दायरा धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। तो ये सिर्फ जिम्मेदारी लेना नहीं है, ये अपनी ताकत को पहचानकर सही जगह इस्तेमाल करना है। वाह, ये प्रभाव का दायरा वाला कॉन्सेप्ट तो सोचने का नजरिया ही बदल देता है। जी, क्या हो रहा है से फोकस हटाकर मैं क्या कर सकता हूं पर लाना है। ठीक है, तो पहली आदत हुई जिम्मेदारी लेना, प्रोएक्टिव बनना। अब कोवी हमें दूसरी आदत की ओर ले जाते हैं, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। बिगिन विद द एंड इन माइंड। इसका क्या मतलब है? कहीं ये भविष्य की चिंता में डूबने की बात तो नहीं? नहीं नहीं, चिंता नहीं, बल्कि स्पष्टता। स्पष्टता जैसे? मुझे लगता है शायद इसका मतलब ये है कि हम बस भागे जा रहे हैं रोजमर्रा के कामों में, पता ही नहीं कि पहुंचना कहाँ है। वो पहाड़ वाली मिसाल शायद, कि मेहनत तो बहुत की पर गलत पहाड़ चढ़ गए। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी, यही है। आदत 2 इसी खतरे से बचाती है, अंत को ध्यान में रखकर शुरू करना। मतलब है अपनी जिंदगी के लिए एक क्लियर विजन और वैल्यूज तय करना। खुद से वो गहरे सवाल पूछना, मैं चाहता क्या हूं, मेरे लिए सबसे जरूरी क्या है, लोग मुझे कैसे याद रखें। कोवी इसे पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाने को कहते हैं, एक तरह का आपका अपना संविधान जो आपके हर फैसले को गाइड करे। पर्सनल मिशन स्टेटमेंट दिलचस्प है। हाँ, ये भविष्य की चिंता नहीं बल्कि भविष्य को डिजाइन करना है। ये पक्का करना कि आप जो सीढ़ी चढ़ रहे हैं वो सही दीवार पर लगी हो। ये आदत सिखाती है कि हर चीज 2 बार बनती है, पहले दिमाग में फिर हकीकत में, पहले नक्शा फिर इमारत। अगर अंत क्लियर नहीं तो रोज की भागदौड़ बेकार जा सकती है। ये पर्सनल मिशन स्टेटमेंट वाली बात तो कंपनियों के लिए सुनते थे, पर ये तो हर एक के लिए जरूरी लगती है। बिल्कुल। अच्छा,
तो हमने जिम्मेदारी ली, आदत 1, अपनी मंजिल तय की, आदत 2। अब आती है स्वतंत्रता की तीसरी आदत, जरूरी कामों को प्राथमिकता दें। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। ये तो सीधा सीधा टाइम मैनेजमेंट लग रहा है। हाँ, लगता है, पर कोवी इसे टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा लाइफ मैनेजमेंट कहते हैं। लाइफ मैनेजमेंट। हाँ, आदत 3 असल में पहली 2 आदतों को एक्शन में लाने का तरीका है। आदत 1 कहती है आप ड्राइवर हैं। आदत 2 कहती है मंजिल तय करें। आदत 3 कहती है अब स्टीयरिंग संभालें और गाड़ी सही रास्ते पर चलाएं। यहाँ फोकस है अर्जेंट यानी अत्यावश्यक और इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण कामों में फर्क करने पर। हाँ, वो मैट्रिक्स वाला कॉन्सेप्ट जी, जिसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं। बिल्कुल। अर्जेंट और इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट पर अर्जेंट नहीं, अर्जेंट पर इम्पोर्टेंट नहीं, और ना अर्जेंट ना इम्पोर्टेंट। और हम अक्सर वो अर्जेंट वाले में ही फंसे रहते हैं ना। फोन बज रहा है, ईमेल चेक करना है। सही। कोवी कहते हैं कि जो प्रभावी लोग हैं वो अपना ज्यादातर समय क्वाड्रेंट 2 में लगाते हैं, यानी महत्वपूर्ण लेकिन अत्यावश्यक नहीं। क्वाड्रेंट 2 में क्या आता है? इसमें आती हैं वो चीजें जो लॉन्ग टर्म में बड़ा फर्क डालती हैं, जैसे रिश्ते बनाना, प्लानिंग करना, नई स्किल सीखना, सेहत का ध्यान रखना, तैयारी करना। वो सब जो हमें पता है जरूरी है पर उनकी कोई डेडलाइन नहीं होती तो हम टालते रहते हैं। ये तो होता है। आदत 3 इसी क्वाड्रेंट 2 पर फोकस करने की कला है। ये सिर्फ टू डू लिस्ट मैनेज करना नहीं है, ये अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से जीना है। और इसमें अक्सर उन कामों को ना कहना भी शामिल है जो शायद दूसरों के लिए अर्जेंट हो पर आपके मिशन या लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण ना हो। और ये ना कहना ही तो सबसे मुश्किल होता है। बिल्कुल, ये एक स्किल है जिसे डेवलप करना पड़ता है। सही कहा। तो ये थी पहली 3 आदतें, प्रोएक्टिव बनना, अंत को ध्यान में रखना और जरूरी काम पहले करना। इनसे मिली हमें व्यक्तिगत जीत यानी स्वतंत्रता। पर कोवी कहते हैं कि बात यहीं खत्म नहीं होती। असली प्रभावशीलता, असली इफेक्टिवनेस तब आती है जब हम दूसरों के साथ मिलकर काम करना सीखते हैं। यहीं से शुरू होता है दूसरा चरण, परस्पर निर्भरता, इंटरडिपेंडेंस। जी। और इस पड़ाव की पहली यानी किताब की चौथी आदत है जीत जीत की सोचें, थिंक विन विन। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, विन विन। पर क्या ये हमेशा प्रैक्टिकल है? दुनिया तो बड़ी कॉम्पिटिटिव है। सवाल बहुत वाजिब है। कोवी भी मानते हैं कि हमें बचपन से समाज से अक्सर जीत हार, विन लूज की ट्रेनिंग मिलती है। मतलब मैं जीतूं तुम हारो। हाँ, या फिर कभी कभी हम हार जीत में चले जाते हैं, शांति के लिए अपनी जरूरतें कुर्बान कर देते हैं। हाँ, अच्छा चलो तुम ही रख लो टाइप। बिल्कुल। और सबसे खराब है हार हार, लूज लूज, जहां दुश्मनी में दोनों का नुकसान होता है। कोवी कहते हैं कि ये तीनों ही स्थितियां लॉन्ग टर्म में रिश्तों और नतीजों के लिए ठीक नहीं है। जीत जीत सिर्फ एक टेक्निक नहीं है, ये इंसानी रिश्तों का एक फलसफा है, एक नजरिया है। फलसफा, हाँ, ये इस सोच पर आधारित है कि दुनिया में सबके लिए मौके और संसाधन भरपूर हैं। इसे वो अबंडेंस मेंटालिटी कहते हैं, कमी वाली सोच, स्कैर्सिटी मेंटालिटी के उलट। अच्छा, सबके लिए बहुत है। जी, ये आपसी सम्मान और आपसी फायदे की तलाश पर जोर देता है। ये मानता है कि अगर कोई समझौता या समाधान दोनों के लिए फायदेमंद नहीं है तो शायद समझौता ना करना ही बेहतर है। विन विन और नो डील। एग्जैक्टली, विन विन और नो डील। ये मुश्किल हो सकता है शुरू में, पर कोवी कहते हैं कि स्थायी और पॉजिटिव रिश्तों का यही एकमात्र रास्ता है। इसमें हिम्मत भी चाहिए और दूसरों का ख्याल भी। विन विन और नो डील, ये तो काफी पावरफुल आइडिया है। समझौता तभी करो जब दोनों का फायदा हो, वरना मत करो। अच्छा, अब 5वीं आदत पर आते हैं और मुझे लगता है ये आज के जमाने में शायद सबसे जरूरी है। पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझे जाने की। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें समझें, पर क्या हम वाकई दूसरों को समझने की उतनी कोशिश करते हैं? बहुत कम। कोवी का कहना है कि ज्यादातर लोग सुनते वक्त समझने के लिए नहीं सुनते, वो जवाब देने के लिए सुनते हैं। हाँ, ये तो है। या तो बोल रहे होते हैं या बोलने की तैयारी कर रहे होते हैं। सही, वो अपनी ही कहानी, अपने ही अनुभव दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं, अपने नजरिए से फिल्टर करते हैं सब कुछ। कोवी जिस सुनने की बात कर रहे हैं वो है सहानुभूतिपूर्ण सुनना। एम्पैथेटिक लिसनिंग, मतलब ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनना तो है ही, पर उससे कहीं ज्यादा। ये सिर्फ कानों से नहीं, आंखों और दिल से भी सुनना है। आंखों और दिल से? हाँ, मतलब दूसरे इंसान के नजरिए को समझना, उसकी भावनाओं को महसूस करना, उसके शब्दों के पीछे जो अनकहा है उसे पकड़ने की कोशिश करना। ये सिर्फ सिर हिलाना या हाँ हाँ करना नहीं है, ये सलाह देना या अपनी कहानी सुनाना भी नहीं है। ये सच में उसके जूतों में खड़े होकर दुनिया देखने की कोशिश है।
कोवी इसे बड़ा अच्छा नाम देते हैं, मनोवैज्ञानिक हवा देना। मनोवैज्ञानिक हवा। हाँ, जैसे हमें जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वैसे ही भावनात्मक रूप से हमें समझे जाने की जरूरत होती है। जब लोगों को लगता है कि उन्हें सच में समझा गया है, तभी वो सुरक्षित महसूस करते हैं और तभी वो आपके विचारों को सुनने और समझने के लिए तैयार होते हैं। अच्छा। ये विश्वास बनाने और गहरे रिश्ते बनाने की नींव है। बिना समझे सलाह देना अक्सर रिश्ते खराब कर देता है। मनोवैज्ञानिक हवा देना, वाह क्या उपमा है। जब तक हम दूसरों को ये हवा नहीं देंगे वो हमारी बात क्यों सुनेंगे। ये तो रिश्तों में और कम्युनिकेशन में क्रांति ला सकता है। बिल्कुल। चलिए अब परस्पर निर्भरता की आखिरी यानी छठी आदत पर तालमेल बिठाएं, सिनर्जाइज। सिनर्जी शब्द तो सुना है, पर इसका असली मतलब क्या है यहाँ? सिनर्जी का सीधा सा फंडा है कि संपूर्ण अपने भागों के योग से बड़ा होता है। मतलब 1+1 = 3 या 5 या 10 भी हो सकता है। 1 और 1 11। हाँ, कुछ वैसा ही। ये क्रिएटिव कोऑपरेशन, रचनात्मक सहयोग का सबसे ऊंचा लेवल है। आदत 6 असल में पिछली 2 आदतों का नतीजा है। जब आप विन विन सोचते हैं, आदत 4, और पहले दूसरों को समझते हैं, आदत 5, तभी आप सिनर्जी पैदा कर सकते हैं। तो ये सिर्फ टीम वर्क या कॉम्प्रोमाइज करने से अलग है? हाँ, बहुत अलग। कॉम्प्रोमाइज में तो अक्सर दोनों पक्ष कुछ न कुछ छोड़ते हैं। वो शायद 1+1 = 1.5 जैसा होता है। अच्छा। सिनर्जी में आप मतभेदों का, डिफरेंसेस का सम्मान करते हैं। आप उन्हें एक प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक ताकत मानते हैं। मतभेदों को ताकत मानना? हाँ, आप मानते हैं कि हर व्यक्ति का अलग नजरिया, अलग अनुभव कुछ नया ला सकता है टेबल पर। जब ये अलग अलग दृष्टिकोण मिलते हैं, टकराते नहीं बल्कि सहयोग करते हैं, तो ऐसे नए और बेहतर आइडियाज या समाधान निकल सकते हैं जो अकेले किसी ने सोचे भी ना हो। ये मतभेदों को वैल्यू देना है। ये मानना है कि साथ मिलकर हम कुछ ऐसा बना सकते हैं जो हम में से कोई अकेले नहीं बना सकता था। इसके लिए हाई लेवल का ट्रस्ट और खुलापन चाहिए। मतभेदों को ताकत मानना, ये सोच ही बदल देता है पूरी। तो हमने स्वतंत्रता की 3 आदतें भी की, फिर परस्पर निर्भरता की 3। अब आता है तीसरा और आखिरी चरण, नवीनीकरण। और यहाँ है 7वीं आदत, आरी को तेज करें। ये नाम थोड़ा अजीब सा है, क्या मतलब हुआ इसका? कोवी एक कहानी सुनाते हैं। एक लकड़हारा था जो घंटों से एक पेड़ काटने में लगा था। बहुत थक गया था, पसीना पसीना था, पर पेड़ कट नहीं रहा था। पास से गुजर रहे एक आदमी ने पूछा, भाई तुम थोड़ी देर रुककर अपनी आरी तेज क्यों नहीं कर लेते, शायद जल्दी कट जाए। तो लकड़हारे ने क्या कहा? लकड़हारे ने कहा, अरे मेरे पास आरी तेज करने का टाइम कहाँ है, मुझे पेड़ काटना है। हाँ, समझ गई। मतलब हम काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि खुद को यानी अपने सबसे जरूरी औजार को बेहतर बनाने का वक्त ही नहीं निकालते। बिल्कुल यही। आरी को तेज करना मतलब है अपनी पर्सनल प्रोडक्शन कैपेसिटी, यानी अपनी व्यक्तिगत उत्पादन क्षमता को बनाए रखना और उसे लगातार बढ़ाना। कोवी इसके 4 पहलू बताते हैं जिन पर हमें ध्यान देना है। 4 पहलू कौन से? पहला शारीरिक, यानी एक्सरसाइज, अच्छा खाना, पूरी नींद, स्ट्रेस मैनेजमेंट। ठीक है। दूसरा मानसिक, पढ़ना, सीखना, लिखना, सोचना, प्लानिंग करना, विजुअलाइज करना। ओके। तीसरा सामाजिक भावनात्मक, यानी दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बनाना, सहानुभूति रखना, सिनर्जी पैदा करना, सेवा करना। आदत 4, 5, 6 इसी में मदद करती हैं। और चौथा आध्यात्मिक। इसका मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि अपने मूल्यों को समझना, उनसे जुड़ना, मेडिटेशन करना, प्रकृति के साथ समय बिताना, अच्छी चीजें पढ़ना या सुनना जो आपको अंदर से शांत और मजबूत करें। तो ये चारों जरूरी हैं। हाँ, कोवी कहते हैं कि इन चारों आयामों में नियमित रूप से निवेश करना, मतलब टाइम और एनर्जी लगाना, ये कोई लग्जरी नहीं है, ये जरूरत है, ये स्वार्थ नहीं है। अगर आपकी आरी ही तेज नहीं होगी तो आप पेड़ कैसे काटेंगे, चाहे कितनी भी मेहनत कर लें। यही आदत बाकी 6 आदतों को जीने के लिए हमें एनर्जी और काबिलियत देती है। ये बात तो बहुत गहरी है। हाँ, ये बर्नआउट से बचाती है और जिंदगी में बैलेंस लाती है। और ये कोई एक बार का काम नहीं, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। सही कहा। खासकर आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर खुद का ख्याल रखना भूल ही जाते हैं। तो इन 7 आदतों को समझने के बाद प्रोएक्टिव बने, अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें, जरूरी काम पहले करें, विन विन सोचें, पहले समझें फिर समझे जाएं, सिनर्जी पैदा करें और आरी तेज करें। अगर हमें कोवी का जो मुख्य संदेश है उसे एक लाइन में कहना हो तो वो क्या होगा? मेरे ख्याल से जो सार है वो ये है कि सच्ची इफेक्टिवनेस, सच्ची सफलता और खुशी जो है वो बाहर की टेक्निक्स या पर्सनालिटी के ऊपरी लक्षणों से नहीं आती, वो अंदर से आती है।
आपके चरित्र से, आपके सिद्धांतों से। अंदर से बाहर की ओर। हाँ, ये एक इनसाइड आउट अप्रोच है। पहले खुद पर जीत हासिल करना, स्वतंत्रता, फिर दूसरों के साथ मिलकर प्रभावी ढंग से काम करना, परस्पर निर्भरता और लगातार खुद को बेहतर बनाते रहना, नवीनीकरण। और ये आदतें अलग थलग नहीं हैं, ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक सिस्टम की तरह काम करती हैं। ये जिंदगी को सिद्धांतों के आधार पर जीने का एक पूरा फ्रेमवर्क है। वाकई, ये किताब सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या करना है, बल्कि क्यों और कैसे करना है इस पर भी रोशनी डालती है। इसीलिए शायद ये आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। बिल्कुल, ये सिद्धांत टाइमलेस हैं। और इस पूरी चर्चा को समेटते हुए कोवी का एक कोट है जो मुझे हमेशा सोचने पे मजबूर करता है। वो इन आदतों के बनने की प्रक्रिया और उनके असर को बहुत खूबसूरती से बताता है। क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने कहा है, एक विचार बोएं, एक क्रिया काटें, एक क्रिया बोएं, एक आदत काटें, एक आदत बोएं, एक चरित्र काटें, एक चरित्र काटें, एक भाग्य काटें। वाह, सो अ थॉट रीप एन एक्शन। हाँ, सो एन एक्शन रीप अ हैबिट, सो अ हैबिट रीप अ कैरेक्टर, सो अ कैरेक्टर रीप अ डेस्टिनी। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे जो छोटे छोटे रोज के चुनाव हैं, हमारे विचार, हमारे काम, वो कितने पावरफुल हैं। वो धीरे धीरे हमारी आदतें बनाते हैं, आदतें मिलकर हमारा चरित्र बनाती हैं, और आखिरकार हमारा चरित्र ही हमारी डेस्टिनी, हमारा भाग्य तय करता है। ये कोई एक दिन का जादू नहीं, ये लगातार चलने वाली साधना है। तो आज ये सोचना बनता है कि हम अपने मन में, अपनी जिंदगी में आज कौन से बीज बो रहे हैं, क्योंकि कल फसल तो उन्हीं की कटेगी। ये सचमुच एक बहुत गहरा और जिम्मेदारी का एहसास दिलाने वाला विचार है। इस बेहतरीन चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। और हमारे सुनने वालों का भी शुक्रिया कि वे हमारे साथ इस महत्वपूर्ण विषय की गहराइयों में उतरे।